सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फुल स्पीड के अंदर। एंड साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, कैसे आपने आंसर लिखना है, आईसीएफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और जनरली बच्चे इस चैप्टर में क्या मिस्टेक करते हैं क्वेश्चंस की तैयारी करते समय, वो भी बता दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक टारगेट रख लेते हैं यार, कम से कम नहीं तो 300 लाइक तो आने चाहिए। ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो 300 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग लाइक जो है लाइक टारगेट जो अचीव करा दोगे और इस क्वेश्चन बैंक को कवर करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट। चलो भाई चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक की। और चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम से डील करता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइए जल्दी से देख लेते हैं कि भाई साहब एक सीए फर्म है जिसकी स्टैंडिंग जो है वो कितनी की 30 ईयर्स की है। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बने कंपनी के, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट की। ड्यू टू ओपनिंग ऑफ डिफेंस सेक्टर, हाँ बहुत तेज हो रहे हो भाई साहब, डिफेंस वाले म्यूचुअल फंड मत ले लेना इसके चक्कर में। To private player in recent times, many new companies have entered to fray to manufacture sophisticated defense equipment. Considering technical and complex nature of operation, auditor recognize that involvement of expert in audit is required. Does consideration for involvement of expert by auditor fall in the domain of planning the audit? तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम में डायरेक्टली बिल्कुल आपको दिख सकता है। क्या एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना प्लानिंग का पार्ट होता है? आंसर इज येस, बिल्कुल होता है। तो देखिए कैसे लिखा है, प्लानिंग एंड ऑडिट रिक्वायर्स establishing the overall audit strategy and developing an audit plan। बहुत ही generic line। Planning and audit, the auditor have to consider whether the involvement of expert is necessary। In the stated case, companies involved in technical and complex operation, therefore while planning the audit, auditor would have to consider whether involvement of expert is necessary। Conclusion, yes, consideration of involvement of expert falls within the domain of planning। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं इसके अंदर, एंड आई होप आप लोग ये कर पाए। मैंने क्लास में ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रखा था। आइए सेकंड क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीएस स्टडी में टेस्टी और अंडरस्टैंडिंग से है। कार्तिक जो है वो ऑडिट का प्लान कर रहे हैं ऑफ अ कंपनी एंगेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक। नेचर ऑफ ऑपरेशंस को कंसिडर करते हुए उन्होंने सोचा है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे और परचेजेस, सेल्स एंड इन्वेंट्री। वन फाइन डे ही रीचेस द कॉर्पोरेट ऑफिस, बच्चीना ए कंपनी वालों, लो में आ गया, एंड आस्क for manuals and required documentation to ensure surprise element in testing. He had never shared with management his intention to carry out above procedure. Is approach of CA कार्तिक प्रॉपर? तो भाई CA कार्तिक की अप्रोच प्रॉपर नहीं है। देखो बात ऐसी है कि भाई ऑडिटर जो है अपने ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज मैनेजमेंट, ताकि ऑडिट जो है वो अच्छे से हो पाए, टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट, राइट, एंड कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट। व्हेन डिस्कसिंग मैटर्स, ऑडिटर को देखना है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान जो है उसकी इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए किसी भी हाल में, ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। कार्तिक ने क्या किया, कार्तिक भाई मैनेजमेंट से बिना अपनी इंटेंशन शेयर किए टेस्ट ऑफ जो है वो पहुंच गया, और उससे क्या होगा, शेयरिंग डिटेल्स ऑफ विजिट टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल डज नॉट कॉम्प्रोमाइज इफेक्टिवनेस। तो अगर आप जाना चाहते हो आप जाओ, आप बता के जाओ, इससे भाई प्रॉपर चीज़ें हो पाएंगी। आप ऐसे ही पहुंच गए, उससे क्या हो गया, उससे जो है पूरी कंपनी का काम हिल गया, और सीए कार्तिक की अप्रोच जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो आप मैनेजमेंट को बता के जाओ भाई, मैनेजमेंट के काम में बाधा मत पैदा करो, बता के जाते तो उससे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाता, और इसलिए कार्तिक की अप्रोच जो है वो प्रॉपर नहीं है। नाउ डिस्कस हाउ परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट असिस्ट द ऑडिटर। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत चले जाना। ये मेरे ख्याल से एग्जाम में भी एक बार आ चुका है, और आरटीपी के अंदर तो ये आया ही हुआ है, एंड मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एक बार ये भी रिसेंट कुछ एग्जाम में भी पूछा गया है। जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के जाएगा उसे पाप चढ़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें आईसीआई की बुक में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में आपको बहुत डिटेल में बहुत कुछ पढ़ा रखा है। मैंने आपको ये 3 पॉइंट ही पढ़ाए थे, मैंने बोला था कि बाकी वाली चीज़ें हम लोग ऐसे 220 के साथ जो है वो कवर करते हैं, और देखिए आंसर में भी आपको बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तो हाउ पीए एक्टिविटीज डिस्कस हाउ परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज आर एज पार्ट ऑफ प्लानिंग एज एन ऑडिट assist the auditor, basically how PEA assist the auditor, right? So दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए PEA preliminary engagement activity includes certain activity to perform by auditor when planning the audit, discuss such activities briefly and how performing such activity assist an auditor। देख रहे हो, देख रहा है विनोद कि भाई आपका मतलब वही है कि भैया ये PEA कैसे ऑडिटर की हेल्प करती है इन प्लानिंग दी ऑडिट, राइट। बस बातें बदल के पूछ रहे हैं, मतलब अंदाजे बयां थोड़ा सा अलग है, बातें वही हैं, अंदाजे बयां अलग हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। देखो जिन क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी आपने पढ़ने नहीं है, बाकी भी पढ़ने, लेकिन इनको अच्छे से पढ़ के जाओ। सो प्लानिंग एंड ऑडिट पहले बता दिए भाई कि देखो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होती क्या है। 200, अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आपको याद रहोगा 220, 220, 210, राइट। 220 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई 220 के जो प्रोसीजर्स हैं हम लोग वो परफॉर्म करते हैं रिलेटेड टू कॉन्टेनेंट्स ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। फिर हम कंप्लाइंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करते हैं एज पर 220। फिर हम ये इंश्योर करते हैं कि भाई
टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएं। एंड इससे होता क्या है, ऑडिटर को इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस पता चल जाते हैं जो ऑडिटर की एबिलिटी टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपको बहुत अच्छे प्यारे तरीके से पढ़ाया हुआ है, बल्कि एक मैंने आपको टेबुलर फॉर्मेट में एक पूरा का पूरा जो है समरी बना के दी थी, आप वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। आ जाओ जी। देन क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य एंड चांद लिमिटेड is a manufacturing company engaged in production of miscellaneous electrical goods. Okay. Trilochan and company has been appointed as the auditor to carry out an audit. Okay. Auditor think that planning audit would involve establishing overall audit strategy for the engagement and developing an audit plan. अच्छा जी, ठीक है जी। ऑडिटर को लग रहा है कि भाई प्लानिंग एंड ऑडिट में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाना है, ऑडिट प्लान बनाना है। ऑल्सो एडिक्वेट प्लानिंग बेनिफिट्स the audit of financial statement in several way. Analyze and advise explaining the benefits of adequate planning. भाई इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। इस बात को देखिए, आपसे पूछा जा रहा है भैया बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग बता दो, ये ऊपर वाला रायता सिर्फ इन्होंने दिखाने के लिए करा है आपको। फिर उसके बाद आप और में देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। एंड ये क्वेश्चन भाई अगर आया और आप नहीं कर पाए और उसमें अपने फुल मार्क्स नहीं लिए, तो भाई मैं आप लोगों को ना बहुत आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। मैं आ जाओ। तो भाई यस, प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। अब एडवांटेजेस क्या है? अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरिया, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस। याद आ रही हैं सारी बातें? आई होप ये सबने याद करा होगा। ये तो आप कहीं से भी पढ़े हो भाई, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप पढ़े हैं बाई चांस कहीं से और आपको ये नहीं पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बहुत ही दिक्कत में हो आप लोग। अगर आपने सेल्फ स्टडी करी और आपको ये नहीं पता है, तो भाई डांट खाओगे। और किसी और टीचर से पढ़े हो और आपको नहीं पता तो भी आप ही डांट खाओगे। टीचर की नहीं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मैं ही हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ हर चीज़ की, बाकियों को मैं क्यों बोलूँ? मैं तो तुम्हें बोलूँगा, तुम मेरे बच्चे हो। आओ, जैसे मम्मी पापा हमेशा तुम्हारी डांट पिटाई लगाते थे ना, चाहे कुछ भी हो जाए, पापी कोई भी हो, पिटना तुमने घर पे। एनीवेज, तो अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया, रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम टाइमली बेसिस। तीसरा जेनरिक था, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग दी ऑडिट एंगेजमेंट इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। देन अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर आप समझा क्यों नहीं रहे हो? भाई मैं यहाँ पे ना आपको दिखा रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसका कैसा आंसर आपने लिखना है, राइट। समझाने वाला काम हो गया भाई, ये रैपिड फायर क्वेश्चन बैंक कवरेज है। सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम, डीएसआर ऑफ द एंगेजमेंट टीम, डीएसआर बोले तो डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, एंड कोऑर्डिनेशन। याद आ रहा होगा आपको यहाँ पे 610 और 620, राइट। 620 में होता है एक्सपर्ट, राइट, और 610 में होता है इंटरनल ऑडिटर, और 600 भी याद आपको करा दूं, 600 में होता है आपका जिसको लेके दंगे फसाद चढ़ रहे हैं आईसीआई और नफरा के बीच में। क्या है वो? अरे कौन है भाई वो? अनदर ऑडिटर। आ जाओ, चलिए। नाउ इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको क्या बोलूं भाई, भर भर के आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया, और ये एग्जाम में भी आ चुका है। सजेस्टेड आंसर मेड 2024 में 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ये यहाँ से पूछा गया था। जस्ट थिंक ओवर इट, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अबाउ। तो प्लानिंग जो है भाई क्या डिस्क्रीट फेज होता है? प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट रादर अ कॉन्टिन्यूअल और इटरेटिव और आइटरेटिव प्रोसेस। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, फिर बदल बदल के आपसे पूछ सकते हैं। आपने इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको मैं बताऊं तो भाई प्लानिंग जो है एक डिस्क्रीट फेज नहीं है, एक कॉन्टिन्यूअल और आइटरेटिव प्रोसेस है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफन बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज टिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट। ये लाइन भूल ना जाना, राइट। ऑफन बिगिन शॉर्टली आफ्टर और विद द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज until the completion of the current audit engagement, right। फिर उसके बाद yes, consideration of timing of certain activities and audit process जो है वो हमें कंसिडर करनी पड़ती है प्लानिंग के अंदर। ये आइटरेटिव है, ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन आपको एक्टिविटीज़ और ऑडिट प्रोसेस की टाइमिंग जो है वो कंसिडर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो, प्रायर टू ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट, प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रोमम, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो कंसिडर करनी पड़ेंगी। क्या? एपी, कौन से एनालिटिकल प्रोसेस लगाने हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मटीरियलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट वाला क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी किया था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट की जरूरत है, क्या वो प्लानिंग का पार्ट बनता है? आंसर इज येस। एंड अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर से बोल दूं, एपी, लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट और लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मटीरियलिटी, एक्सपर्ट एंड अदर रैप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा। देन लेट्स टॉक अबाउट ऑडिट स्ट्रैटेजी। ये चलिए, शुभेंदु स्टैट्यूटरी ऑडिटर है सोशल मीडिया कंपनी के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेंज आ गए हैं। इट हैज़ बिकम मैंडेटरी फॉर सच कंपनी टू कॉन्स्टिट्यूट ग्रीवेंस एंड रेडरेसल मैकेनिज्म। एक बार मैं फिर बता दूं भाई, देखो प्लीज़ मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर रैपिड फायर क्वेश्चन बैंक की कवरेज आपको दे रहा हूँ, राइट। अब आप सोचिए कि मैं यहाँ पे आपको सब कुछ समझाऊं, वो नहीं होगा। वो मैंने क्लास में आपको समझा दिया, आपने भी ज़रूर पहले जो है पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। यहाँ पूरा फोकस आपका होना चाहिए कि भाई कैसे हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक जल्दी से कवर कर सकते हैं। आ जाओ। सो क्या हुआ कि भाई आईटी रेगुलेशंस में चेंज आया,
मैंडेटरी हो गया है कंपनीज के लिए टू कॉन्स्टिट्यूट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओके, failures to comply regulation can potentially lead to civil and criminal liabilities against the company is above factor to be considered by auditor while framing the audit strategy। आइए जी, बिल्कुल मेरे हिसाब से जो है वो कंसिडर करने चाहिए। आइए शुरुआत कैसे करेंगे, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एज पर ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी स्टैब्लिश करनी है जिससे एसटीडी, आई होप आपको याद है, स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन जो है सेट हो जाता है और डेवलपमेंट ऑफ प्लान में मदद मिलती है। चेंज और लॉ और रेगुलेशन जिससे कंपनी पे इफेक्ट आता हो, ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी स्टैब्लिश करते समय जरूर कंसिडर करना चाहिए। बाकी आपने क्वेश्चन से डेटा उठा लिया कि भाई चेंज हुआ है आईटी रेगुलेशंस में, कंपनी पे जो एप्लीकेबल है, और नॉन कंप्लाइंस की वजह से जो है वो सीरियस इंप्लीकेशन हो सकते हैं। कंक्लूजन, मैटर्स कंसर्निंग चेंजेस इन लॉ एंड रेगुलेशन इज टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ 5 स्टार, वेरी गुड आईसीआई, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। और देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले आपको एज पर ऐसे 300 ये आपने कोट कर देना है, फिर आपने बता देना है कि भाई देखो बात ऐसी है कि लॉ रेगुलेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप इस्टेब्लिश कर रहे हो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। और उसके बाद आपने तीसरी चीज़ क्या बता देनी है कि भाई अब क्वेश्चन का आपने जो है यहाँ पे फैक्ट, क्वेश्चन का फैक्ट जो है यहाँ पे लिख देना है, क्वेश्चन के फैक्ट जो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, राइट। मैं होता तो थोड़ा बहुत सीए शुभेंदु और सोशल मीडिया कंपनी का भी जिक्र आंसर में कर देता, और फिर कंक्लूजन में आपने बताना है कि देखो भाई मैटर्स जो हैं ये कंसिडर करने चाहिए, एंड कंक्लूजन हमारा यही है। ओके, फिर आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूँ या ना बोलूँ, आप बता दो। 1 2 3 4 5 6 6 बार आ चुका है भाई, 6 बार आ जाओ। और ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछने वाले हैं। देखो, हाउ द ऑडिट स्ट्रेटजी वुड बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर। अब बाकी क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन अल्टीमेटली जहां भी ऑडिट स्ट्रेटजी की एडवांटेजेस पूछेंगे या ऑडिट स्ट्रैटेजी की, गलती मत कर देना, ऑडिट प्लानिंग की बात नहीं चल रही भाई, ऑडिट स्ट्रैटेजी की बात चल रही है। जहाँ भी आपसे ऑडिट स्ट्रैटेजी की एडवांटेजेस पूछेंगे वहाँ आप लोगों को जो है यही बातें बता के आनी पड़ेंगी कि कैसे कैसे जो है आप लोगों को ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प करती है। अगर आप मुझसे बड़े हुए हैं तो आपको ये सब बहुत ही आसान लग रहा होगा। NETM ऑफ रिसोर्सेज, इतना सिंपल सा आंसर है इसका, NETM ऑफ रिसोर्सेज, नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, यानी आपको एक्सपीरियंस टीम मेंबर चाहिए या आपको आर्टिकल पे चल जाएंगे। दूसरा, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज चाहिए आप लोगों को, राइट। जहाँ पे मटेरियल लोकेशंस हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा। व्हेन आर रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, कि आपको इंटरिम ऑडिट स्टेज पे चाहिए या की कट ऑफ डेट पे चाहिए यानी ईयर एंड पे चाहिए। एंड हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज, डायरेक्टेड, सुपरवाइज्ड, एंड उनका काम कैसे रिव्यू होगा, ब्रीफिंग कैसे होगी, डिब्रीफिंग कैसे होगी। आई होप यू रिमेंबर मैंने ब्रीफिंग डिब्रीफिंग के बारे में आपको क्या बताया था। अब पता है यही बात है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जो बच्चे ने क्लास में पढ़ा है ना, मैं आपको सिर्फ क्लास में अच्छे से पढ़ाई करी हो, सिर्फ क्लास में उसने अच्छे से करी हो, मैं आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट एश्योरेंस कि भाई उसे याद होगा अच्छे तरीके से। एनी टीम ऑफ रिसोर्सेज, कैसा रिसोर्स चाहिए, कितने रिसोर्स चाहिए, कब रिसोर्स चाहिए, और उन रिसोर्सेज को मैनेज, डायरेक्ट, सुपरवाइज कैसे करोगे। पढ़ाने का तरीका होना चाहिए साहब। अगर आप इसको देखो तो काला अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन अगर एनी टीम ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लो तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए नाउ इसके बाद आते हैं ज़रा यहाँ पे, और हम लोग अब क्या देखेंगे। अगर आपको याद हो, एक और क्वेश्चन बनता था CSROETE PEAOE, आई होप आपको याद आ रहा है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्वेश्चन होता था। जरा ध्यान से देखिए कि आपको एक तो ये बताना होता था कि भाई एडवांटेजेस क्या हैं आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के, फिर ये बोलते थे कि क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो हम बोलते थे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप कंसिडर करो, वो भी रिवाइज कराता हूँ। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कंसिडर करो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कंसिडर करो, अदर एंगेजमेंट में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कंसिडर करो, CSROETE PEAOE एंगेजमेंट टीम एफर्ट ज़्यादा कहाँ पे लगना है ये कंसिडर करो, और नेचर एक्सटेंड टाइमिंग मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को कंसिडर करो। उसके अंदर भी आप लोगों को मैंने बोला था कि भाई उसके, ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, इसकी रिवीजन वीडियोस भी आपके पास उपलब्ध हैं। हेलो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव CSRO, तो RO रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स का डिटेल आपसे पूछी हुई है। इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिटर को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो कंसिडर करना चाहिए, असर्टेन करना चाहिए, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, उसके अंदर डिटेल आपसे पूछी हुई है। अब शायद कुछ टीचर्स ने ये क्वेश्चन छुड़वा दिया होगा ये बोल के, अरे ये तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई ने ये पढ़ाया भी है और रिवीजन वीडियो भी चेक कर लो, भैया, उसके अंदर भी आपको मिलेगा। पक्की 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 बात है, गारंटी। आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैंने वीडियो भी निकाल दी और टाइम स्टैम्प भी आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मेरी सी इंटर ऑडिट की चैप्टर 2 की रिवीजन वीडियो, और इसमें 9 मिनट 12 सेकंड में जब आप जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली वो टॉपिक शुरू होता हुआ दिख जाएगा, और आप लोग यहाँ से उस टॉपिक को बड़ी आसानी से जो है वो कवर कर लेंगे। चलिए वापस आ जाओ, वापस भैया काम करेंगे प्रूफ के साथ, राइट। उनसे ही पूछ लो भैया, एंटिटी से ही पूछ लो तुम्हारा टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का,
राइट। तो एग्जाम्पल्स आपको साथ साथ याद भी करा रहा हूँ कि उनसे ही पूछ लो तुम्हारा टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का। फिर से एक बार बोल दूं, सबसे पहले आप उनसे ही पूछ लो, उसके बाद मीटिंग रख लो भैया नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क डिस्कस करने के लिए। एंड उसके बाद देख लो कि भाई हम लोग किस तरह की रिपोर्ट इशू करेंगे, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। फिर फाइनली हम लोग मैनेजमेंट से बात करेंगे भाई हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, हम कैसे आपको अपडेट देते रहेंगे ऑडिट के स्टेटस पे। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे हमारा जो कम्युनिकेशन है, इंटरनल जो कम्युनिकेशन होना है अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, वो नेचर एंड टाइमिंग उसका जो है वो क्या रहने वाला है, हमारी टीम मीटिंग्स कैसे होंगी और हम उस काम का रिव्यू कैसे करेंगे। आई नो ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि भाई ये आप लोग पढ़ते नहीं हो। मैंने फिर से बोल दिया, आपको रिवीजन वीडियो को भी रेफरेंस दे दिया, वहाँ पे जाके जो है इसको चेकआउट बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ओके, मैं फिर से बोल देता हूँ, सुनिए। CSROETE, ये हमारे पास CSROETE PEAOE एंड एनी टीम ऑफ रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन बनता था, शायद आगे आ भी जाएगा। इसमें से इन्होंने आरओ पे क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने आपको आरओ के भी एग्जांपल करा रखे हैं कि एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग के लिए। उनसे पूछ लो कि भाई मीटिंग कर लो एनईटी ऑफ ऑडिट वर्क डिस्कस करने के लिए, साथ साथ में मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर लो कि भाई टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट क्या होगी जो हम इशू करने वाले हैं, और मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो कि भाई एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन क्या होगा, एंड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा अमंग दी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ठीक है जी। अब ऐसे ही आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, किसके ऊपर, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कंसिडरेशन किस चीज़ के लिए, इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ता है अमंग द कंसिडरेशन असर्टेन द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। रिसोर्सेज, तो आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी। तो बेसिकली आपसे बोल रहे हैं कि भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने में आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए बता दो। तो हमने बोला ठीक है साहब। आगे हमारा क्वेश्चन CSROETE PEAOE एंड एनी टीम ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल क्वेश्चन है। आपको ऑडिटर बनाया गया कंपनी का, राइट, एंड आपको बोला जा रहा है फैक्टर्स बताओ जो आप कंसिडर करोगे ऑडिट स्ट्रैटेजी निकालते समय। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, फुल मार्क्स मिलने चाहिए। फिर से बोल दूं, इसका आंसर है CSROETE एंगेजमेंट टीम एफर्ट। ये एंगेजमेंट टीम एफर्ट ये लिखा, हमारी टीम ने इसको हाईलाइट नहीं करा है। एंड PEAOE प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड अदर एंगेजमेंट एंड एनी टीम ऑफ रिसोर्सेज। चलिए नाउ इसके बाद आ जाते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक के लिए। अगेन कैरेक्टरिस्टिक भी आप लोग देखना चाहते हैं तो मैंने अपनी वीडियो के अंदर इसको पढ़ा ही रखा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक भी आपको मिल जाएगा। आरओ से पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक ही डिस्कस किया था, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। ये रहा, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखने। कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ साथ बिजनेस सेगमेंट, इंडस्ट्री एंड जो आपने पिछले समय पे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था उसकी बात भी यहाँ पे हम लोग जो है वो कर देंगे। आ जाइए, मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। इन एस्टैब्लिशिंग दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिटर को कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए, आपको उसके एग्जांपल देने। तो एग्जांपल 4 अपने पास फिक्स हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बिजनेस सेगमेंट्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड साथ साथ में जो प्रीवियस ऑडिट में हमारे पास ऑडिट एविडेंस आया था, राइट। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, ये किससे डील करता है, एंगेजमेंट टीम एफर्ट। आई होप पहले तो आपको ये पता है कि एंगेजमेंट टीम एफर्ट कहाँ पे ज़्यादा लगने, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी पे आता है। कहाँ पे लिखा था ये, इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने में कौन से फैक्टर कंसिडर करने हैं, CSROETE एंगेजमेंट टीम एफर्ट, राइट। तो एंगेजमेंट टीम एफर्ट का इफेक्ट जो है वो हमारी किस पे आता है, वो हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी पे ज़रूर आता है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए वाइल डिटरमाइनिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स का क्या इफेक्ट आएगा ऑडिट स्ट्रैटेजी में। तो सिंपल है भाई, पहली बात वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितनी ट्रांजैक्शन है। दूसरी बात चेंजेस कहाँ पे, आइए आप लोगों को जल्दी से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विच में डिटरमाइन वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, कोई इंडस्ट्री में बड़ा चेंज हुआ है क्या। सिग्निफिकेंट चेंज इन FRF, कोई FRF में बहुत बड़ा चेंज हुआ है क्या। अदर रीसेंट सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट्स और चेंजेस इन दी लीगल एनवायरनमेंट, राइट, कोई लॉ रेगुलेशन में चेंज आया क्या। देखने में मुश्किल, करने में आसान। यस, चैप्टर 2 इसलिए बनाता है आप लोगों को महान, और जो बच्चे छोड़ के जाते हैं उनका छिन जाता है अटेम्प्ट का जहान। ओके चलो, लो भाई लो। सुबोध ने रिसेंटली ज्वाइन किया ऑडिट फर्म को, आर्टिकल क्लर्क। ओके, ही वाज इन प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग ऑडिट वर्किंग papers in audit file of COP Limited. As per the instruction of a senior, while assembly he noticed the working paper in audit file. Audit planning, अच्छा जी। Review of EQCR, basically engagement quality control reviewer. Audit field work, review by manager, review by engagement partner, review by EQCR, response on audit memo, review by partner, review by EQCR, finalization of audit report and financial statement, issuance of audit report and financial statement. The above working paper lists certain factors which are considered by the auditor while establishing the overall audit strategy. Explain how these consideration highlighted in the above working paper could have helped the auditor. क्या बात है। तो आइए भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। आ जाओ मेरे साथ ज़रा,
मैं एक बार आपको फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करा देता हूँ। देखो भाई, सुबोध ने ऑडिट फर्म को ज्वाइन किया एज आर्टिकल क्लर्क। वो प्रोसेस में अभी ही इन द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द ऑडिट वर्किंग पेपर्स इन एन ऑडिट फाइल ऑफ सीओपी लिमिटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ सीनियर। उसने ये चीज़ें जो है वो नोटिस करी हैं, ठीक है जी। टाइमिंग ऑफ ऑडिट एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हुई है, एक्टिविटी एंड एक्सपेक्टेड टाइमिंग। Our working paper lists certain factors which are considered by the auditor while establishing the overall audit strategy. Explain these consideration highlighted in the above working paper. चलिए अब जरा इस वर्किंग पेपर को देखते हैं और भाई देखते हैं कि कौन सा फैक्टर है। बेसिकली CSRO ETE में से ही कोई ना कोई फैक्टर है यहाँ पे जो आपको पहचानना पड़ेगा, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो भाई यहाँ से आप लोगों को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स की खुशबू, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव की CSRO की खुशबू जो है वो आनी चाहिए, राइट। तो देखिए वही आंसर है। ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। एक फैक्टर जो आपको ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने से कंसिडर करना है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, राइट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफ एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। फिर आप देखेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था वैसा बिल्कुल ही वो सेम आंसर यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। अब इन्होंने देखो इसको कनेक्ट कैसे किया है। इन द गिवन केस वर्किंग पेपर हाइलाइट्स दैट ऑडिटर हैज टेकन इनटू अकाउंट द एक्सपेक्टेड टाइमलीनेस। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ रहा है। टाइमलीनेस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। हैज टेकन इनटू अकाउंट द एक्सपेक्टेड टाइमलीनेस टू प्लान द ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। सिंस द वर्किंग पेपर रिलेट्स टू स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ अ कंपनी, द सर्टेनिंग ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट हेल्प्स द ऑडिटर टू प्लान टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। ये ऐसा अनोखा क्वेश्चन है, ये एक बार आप आने तो दो एग्जाम में, बच्चे आपको हाहाकार करते हुए मिलेंगे। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियो देख के अपने टीचर्स के पास पहुंच जाते हैं, ये तो कराया नहीं। कोई बात नहीं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से कवर कर लो। और मेरा क्वेश्चन बैंक वैसे PDF तो नहीं, लेकिन हार्ड कॉपी आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं edu91.org पे जाके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। W, the auditor of SKM Limited, ask its finance and audit head to prepare audit strategy for conducting audit of SKM Limited. W also insist him to draw detailed audit procedure. On the request of the auditor, of auditor, W completes audit strategy as well as audit procedure as prepared by the finance head of the company. चल क्या रहा है भाई, ये ऑडिटर है, फाइनेंस और ऑडिट हेड को बोल रहा है भैया ऑडिट स्ट्रेटेजी बना लो। अच्छा, W ऑल्सो इंस्टेड कि भैया ऑडिट प्रोसीजर भी बना लो। बहुत ही बढ़िया। ऑडिटर की रिक्वेस्ट पे क्या किया? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑडिटर W कंप्लीट्स द ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट W, अच्छा ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, कॉमा मिसिंग था भैया। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑडिटर W, कंप्लीट ऑडिट स्ट्रेटेजी एज वेल एज ऑडिट प्रोसीजर प्रिपेयर्ड बाय दी, हाँ जी, आर प्रिपेयर्ड बाय दी फाइनेंस हेड ऑफ द कंपनी। लीजिए, कंप्लीट audit strategy as well as audit procedure are prepared by the finance head of the company. Subsequently, auditor realizes that effectiveness of the audit is compromised and it was his responsibility to prepare the overall audit strategy. क्या बात है भैया, क्या बात है। तो ऑडिट स्ट्रेटजी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? याद रखिए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर होगा जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएगा और ऑडिट प्लान डेवलप करेगा। ऑडिटर जो है भाई अपने प्लानिंग के कुछ एलिमेंट जो है वो डिस्कस कर सकता है मैनेजमेंट के साथ, ऑडिट को फैसिलिटेट करने के लिए, ऑडिट को मैनेज करने के लिए उसने, लेकिन ये शेयर करते समय ध्यान रखना है कि भैया इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। इन द गिवन केस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्रोसीजर प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस हेड ऑफ द कंपनी। इतना गलत कैसे हो सकता है बे? अप्रोच ऑफ W वाज रॉन्ग एंड ही शुड हैव प्रिपेयर्ड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर। बोलो भारत माता की जय। CA Mary, while planning the audit of a company, feels that she would inquire from in-house legal counsel of the company's status of pending litigation matters against the company to identify and assess the ROMM. Considering above description, are you able to identify the said procedure where these identified procedures are included in planning in accordance with SA 300? तो लीजिए, वैसे तो ये आपको ऑडिट एविडेंस के बाद कवर करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर SA 501 भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। बट फिर मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, आपको ये बताना है कि भाई ये प्रोसीजर क्या है एंड वेयर दीज आइडेंटिफाइड प्रोसीजर आर इंक्लूडेड इन द प्लानिंग इन अकॉर्डेंस विद SA 300। तो बेसिकली आप जब पूछना चाह रहे हैं कि भाई कोई लिटिगेशन मैटर पेंडिंग तो नहीं है, राइट, और लिखा हुआ है टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट, तो अगर आपको ऑडिट प्लान पता हो तो ऑडिट प्लान के अंदर 3 चीज़ें आती थी, NET ऑफ रैप, NET ऑफ ऐप, OAP। ओके, अब NET ऑफ रैप, तो ये भाई NET ऑफ रैप के अंदर जो है वो आता है एज पर 315, NET ऑफ ऐप जो है वो होते हैं एज पर 330 एंड अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, तो ये जो CA मैरी करने वाली हैं, ये कहाँ पे आ रहा है? ये मेरे हिसाब से जो है वो आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ
आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट में आने वाला है. इन द गिवन केस, ऑडिटर वुड लाइक टू इंक्वायर फ्रॉम इन हाउस लीगल काउंसिल ऑफ द कंपनी एज टू स्टेटस ऑफ द पेंडिंग litigation matters against the company to identify and assess the risk of multiple statement. The objective of the planned inquiry of in-house legal counsel is to identify and assess the risk of multiple statement. And conclusion में planned wrap are included in audit plan in accordance with SA 300. लीजिए, पूछा था where these identified procedure आर इंक्लूडेड इन प्लानिंग इन अकॉर्डेंस विद SA 300. तो भाई रैप में आएंगे, रिस्क असेसमेंट में जो है वो काम आएंगे. ओके और यहाँ पे प्रोसीजर कौन सा है, वो इंक्वायरी करने जा रही हैं. ओके अगेन एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन एग्जाम में आके आपको परेशान कर सकता है, कर लीजिएगा अच्छे से. चलो भाई आ जाओ. एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी फेल्स टू डॉक्यूमेंट द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, ब्रीफली आउटलाइन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फेलियर. भाई ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यानी प्लानिंग की डॉक्यूमेंटेशन पे जो है पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर. देन एक मैंने और आपको एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी और बताऊँ. मैं एक व्यक्ति से मिला, मैंने देखा बेसिकली वो क्या करते हैं, अपने इंट्रोडक्शन बोलेंगे, चलो छोड़ो यार हटाओ. द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. अब आपको पता है कि भाई मैंने आपको कैसे पढ़ा रखा है, आपको ये तो पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट करनी है, ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट करना है, उनमें जो चेंजेस आए वो डॉक्यूमेंट करना है. लेकिन मैंने आपको ये बताया कि भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो वो होता क्या है, इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस जो हमने लिए थे जिस टू प्लान दी ऑडिट, राइट, नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट, राइट. एंड साथ साथ में ऑडिट प्लान क्या है, ऑडिट प्लान रिकॉर्ड होता है रैप का, फैप का, ओ ऐप का, राइट. और अल्टीमेटली हमारे लिए एक रिकॉर्ड भी बनता है कि भाई हमने प्रॉपर प्लानिंग करी थी ऑडिट प्रोसीजर की. गाइज ये मैंने रिवीजन वीडियो बहुत अच्छे से रिवाइज भी करा रखा है, क्लास में अच्छे से पढ़ाया भी है. और सिग्निफिकेंट चेंजेस भी आपको रिकॉर्ड करने होते हैं. और ये क्यों रिकॉर्ड करने होते हैं आपको, इससे पता चलता है कि भाई देखो क्या हमने सिग्निफिकेंट चेंजेस क्यों किए थे, राइट. और फाइनल ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान हमारा क्या था, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट चेंज अकरिंग ड्यूरिंग द ऑडिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं. अगर आप सिर्फ ये पढ़ के जा रहे हो ना कि भाई मैंने सिर्फ ऑडिट स्ट्रेटजी को, ऑडिट प्लान को, चेंजेस को डॉक्यूमेंट करना है और आप सोच रहे हो आपको इस पर नाम मार्क्स मिल जाएगा, भाई बहुत गलत सोच रहे हो तुम, बहुत गलत होगा तुम्हारे साथ. समय आ गया है, उसके बच्चे मामा बुलाएंगे तुम्हें. इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान रखना कि भाई आपको पता होना चाहिए ऑडिट स्ट्रेटजी किसका रिकॉर्ड है, ऑडिट प्लान किसका रिकॉर्ड है, सिग्निफिकेंट चेंजेस में आपको क्या रिकॉर्ड करना होता है, राइट. और उसका रिलेवेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए. इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है. चलो भाई अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग शुरू करेंगे और हमारा आधा क्वेश्चन बैंक निपट चुका है. डोंट वरी एट ऑल, आ जाओ मेरे साथ. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 किस बात से डील करता है. अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बड़ी खुशी की बात कि भाई क्वेश्चन नंबर 16 जो है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने रखता, तो 1% भी आपको घबराने की ज़रूरत जो है वो नहीं है. क्या क्वेश्चन पूछता है, अगर आप लोगों ने ये वाला टॉपिक मेरे साथ कवर किया है, बताइए किया है कि नहीं किया है, कि DSR भी क्या हमारे ऑडिट प्लान में होता है, या DSR करते समय क्या क्या चीज़ें आपको प्लान करनी होती है. और साथ साथ में जो DSR का प्लानिंग है, राइट, जो DSR का नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इसी से ये क्वेश्चन जो है बना हुआ है. आइए आप लोगों के लिए यहाँ पर रीड कर देता हूँ. SA 300 states that auditor shall plan nature, time and extent of DSR, direction, supervision of engagement team and the review of their work. Discuss few factors affecting such supervision and review of work of engagement team members. Let me tell you guys, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आया है. क्यों? पढ़ के नहीं जाते, बिलीव मी, पढ़ के नहीं जाते, उन्हें टॉपिक ही नहीं पता होगा कहीं बच्चों को. तो इसलिए आपको मैंने टॉपिक, ये मेरी बुक है, मैंने यहाँ से पढ़ा रखा है, आपको बिल्कुल चिंता ना करें, राइट. एंड आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में यहाँ से कवर करा रहा हूँ. बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, ये 4 चीज़ें लिख के आनी और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, रेवेन्यू का ऑडिट कर रहे हो, किसका ऑडिट कर रहे हो, एसेस्ड रोमम एंड कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क. तो आपको कितना DSR करना है, DSR की नेचर, एक्सटेंट, टाइम क्या होगा, ये 4 चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, बहुत ही आसान. ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, द ऑडिट प्लान एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस. ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन पहले ही कवर कर लिया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको. इसमें आपको यही बताना है कि भाई ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है, रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस. ऑडिट प्लान क्या है, इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ प्लान्ड एनिटी ऑफ रैप, एनिटी ऑफ ऐप एंड ओ ऐप. एंड साथ साथ में ये एक इस बात का भी रिकॉर्ड है कि प्रॉपर प्लानिंग की गई थी जिसको हम लोग बाद में रिव्यू कर सकते हैं, और अप्रूवल भी जिसके लिए लिया गया था. एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस मैं आपको बता चुका हूँ, क्विकली बता रहा हूँ. आप सिग्निफिकेंट चेंजेस को रिकॉर्ड करेंगे एंड आपका क्या चेंजेस हुआ उसकी वजह से NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में वो रिकॉर्ड करेंगे. ये आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा कि सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे, और साथ साथ में ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान जो फाइनली अडॉप्ट की गई थी आपको ये भी एक्सप्लेन कर देगा, राइट. एंड इससे ये भी पता चलता है कि भाई ऑडिटर ने अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया था किसको, जो चेंजेस आए थे उसको. अच्छा जी. देन
ये क्वेश्चन देखिए, ये है कि भाई और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान चेंज हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, एक्सप्लेन। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भाई इन्होंने खुद ही बता दिया आधा आंसर तो येस, ऑडिटर को जो है वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स। और ये तीनों चीज़ें ऊपर लिखी हैं, क्या क्या? अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फॉर रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। चलिए जी, नाउ इसमें और क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऑडिटर में नीड टू मॉडिफाई द ऑडिट प्लान एंड प्लान्ड एनईटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ द असेस्ड रिस्क। अब ये सारी बातें आप एक बार भी मेरे ऊपर ये बात नहीं डाल सकते कि मास्टर जी आपने नहीं पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया, इसके शॉर्ट नोट्स भी दिए हैं। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई, राइट। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, कई बच्चे सिर्फ इतना पढ़ के जाते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है और ये एग्जाम में आ रहा है बार बार। देन इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और कराई थी, इवन मैंने आपको ये भी कवर करा रखा है, एडिशनल कंसिडरेशन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ये भी बहुत कम बच्चे कवर करते हैं। हम लोगों ने एक चीज़ इसमें और कवर करी थी, येस, ये रहा, चेंजेस टू प्लानिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। तो येस, हम अब लोग कर सकते हैं, ये कारण होगा और अपने फैप हमें चेंज करने पड़ेंगे। अब एग्जाम्पल है यहाँ पे, दिस कब कब हो सकता है? इन्फॉर्मेशन मिली ऑडिटर को जो सिग्निफिकेंटली डिफर करती है उस इन्फॉर्मेशन से जो प्लानिंग के टाइम पे अवेलेबल थी। इन्फॉर्मेशन मिली ऑडिटर को जो सिग्निफिकेंटली डिफर करती है उस इन्फॉर्मेशन से जो प्लानिंग के टाइम पे अवेलेबल थी। दूसरी बात, उसका इसी का एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर मे कॉन्ट्राडिक्ट द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके लग रहा था कि इंटरनल कंट्रोल आसान है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल सही है, लेकिन एक्चुअली में इंटरनल कंट्रोल सही नहीं थे, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर बनता है। ये रोड लेस ट्रैवल्ड है, ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि यहाँ तक बच्चे पढ़ के जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, समझा भी रखी, शॉर्ट नोट्स भी आपको दे रखे हैं, तो उनका फ़ायदा उठाइए। चलो जी, देन अगेन सिंपल क्वेश्चन है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान आर क्लोजली इंटरलेटेड। आंसर इज येस, बिल्कुल भाई। इसमें आप क्या बताएंगे कि ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, ओवरऑल अप्रोच होती है, और ऑडिट प्लान क्या होता है कि डिफरेंट मैटर्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी के दौरान उनको अब एड्रेस करते हैं। ऑडिट स्ट्रैटेजी से एसटीडी पता चलता है एंड ऑडिट प्लान से पता चलता है कि भाई कैसे हम स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ऑब्वियसली ऑडिट प्लान ज़्यादा डिटेल्ड होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं कि ऑडिट प्लान ज़्यादा डिटेल्ड होता है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। ऑडिट स्ट्रैटेजी नैरो होती है, एक पेज पे बन जाती है, मैंने ये बात क्लास में भी बोली थी। ओके, तो ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। उसमें एनईटी ऑफ रैप, एनईटी ऑफ फैप वगैरह चीज़ें जो है वो होती हैं, राइट। प्लानिंग दीज ऑडिट प्रोसीजर टेक प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट एज द ऑडिट प्लान फॉर द एंगेजमेंट डेवलप्स। लीजिए, एंड ऑब्वियसली ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान नेसेसरली डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, दे आर क्लोजली इंटरलेटेड, और एक में अगर चेंज होगा तो दूसरे में भी आपको चेंज लाना पड़ेगा। ये मैंने आपको बड़े अच्छे से लिखवाया है क्लास में, मुझे याद है, मैंने आपको इसके लिए शॉर्ट नोट्स बना के दे रखे हैं, ठीक है। आ जाओ, जस्ट इन केस बच्चे बोल रहे हो कि शॉर्ट नोट करे जा रहे हो, दे रखे हैं कि नहीं, तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो भी आपके चैप्टर में वो ये शॉर्ट नोट्स में जो है यहाँ पे कवर्ड है, राइट। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो इस तरीके से हमने कवर किया है। स्ट्रैटेजी डील्स विद स्कोप टाइमिंग प्लान, प्लान इंक्लूड्स स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन, प्लान इंक्लूड्स एनईटी ऑफ रैप, फैप एंड ए ऐप, right? And audit strategy is broad while audit plan is detailed, and audit strategy is the basis of the audit plan, or we can say that audit plan is made on the basis of audit strategy. They are not sequential or discrete, they are closely linked to each other. Change in one will lead to change in another, right? तो मैंने थोड़ा आसान लैंग्वेज में आपको ये सब चीज़ें जो है वो लिखवा रखी हैं। आइए, और जो लोग बोलते हैं मैं क्लास में नोट्स नहीं लिखवाता हूँ, नलायको, दुष्टो, पापियो, लुच्चो, लफंगो, आवाराओ, तो ये क्या है भाई, ये क्या है? ये आपको सारे नोट्स जो हैं मैं खुद से लिख के दे देता हूँ, आपका टाइम बचाता हूँ, और तभी हमारी क्लास में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों आ पाती है। खैर, तुम्हें क्या पता। एनीवेज, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एंगेजमेंट पार्टनर सी हितेश कपूर ऑफ कपूर एंड एसोसिएट्स वांटेड टू डेवलप एन ऑडिट प्लान फॉर संपूर्ण फैब्रिक्स लिमिटेड, डिस्कस द मैटर टू बी डिस्क्राइब्ड इन सच ऑडिट प्लान। ठीक है, ऑडिट प्लान बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं। आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कौन से मैटर्स जो है ऑडिट प्लान के अंदर आते हैं। तो हमें पता है भाई ऑडिट प्लान के अंदर 3 चीज़ें आती हैं मोटे मोटे तौर पे, एनईटी ऑफ रैप, एनईटी ऑफ ऐप, ओ ऐप। तो ये तो हम लिख ही देंगे, एनईटी ऑफ रैप, एनईटी ऑफ ऐप एंड ओ ऐप। उसके बाद भी आप लोग ये लिख के आएंगे कि भाई ऑडिट प्लान ज़्यादा डिटेल होता है ऑडिट स्ट्रैटेजी से, राइट। और ऑडिट प्लान के अंदर जो है हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करने वाली एंगेजमेंट टीम उसकी डिटेल्स होती है, और इन प्रोसीजर्स की प्लानिंग जो है ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट होती है एज द ऑडिट प्लान फॉर द एंगेजमेंट डेवलप। लीजिए, फिर ये बात तो मैंने आपको बताया था मजाक में कि भैया प्लानिंग ऑफ रैप अकर्स अर्ली इन द ऑडिट प्रोसेस। ये तो हम बचपन में सीख लेते हैं कि भैया रैप पहले होंगे तभी तो फैप होंगे, है ना। एंड जो हमारी एनईटी ऑफ फैप होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसेस होता है, वो आउटकम ऑफ द रैप पे डिपेंड करता है। जैसे रैप का आउटकम आएगा उसी पे जो है आपका क्या डिपेंड करेगा, उसी पे आपका जो है वो फैप का
नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग जो है वो डिपेंड करने वाला है। ओके, चलिए आ जाइए ज़रा मेरे साथ, देखिए सारी बातें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये बातें लिखी हुई हैं देखो। प्लान में क्या होता है, एनईटी ऑफ रैप, एनईटी ऑफ ऐप एंड ओ ऐप, और साथ में प्लानिंग ऑफ ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट अर्ली होता है ऑडिट प्रोसेस में, एंड एनईटी ऑफ फैप जो है वो डिपेंड करेगा ऑन द आउटकम ऑफ द रैप। चलिए जी आ जाओ, आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान। आया बहुत ही बेकार है, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है भाई। डिस्कस द पर्पस सर्व्ड बाय इट एंड एलोबरेट द टूल्स यूज्ड बाय ऑडिटर टू रिफ्लेक्ट ऑन द पर्टिकुलर एंगेजमेंट सर्कमस्टांसेस। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान आप याद रखिए, पहले तो आपसे स्पेसिफिकली ऑडिट प्लान की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान इज द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, एनईटी ऑफ रैप फैप, राइट, एट द असर्शन लेवल इन रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। साथ में ये इस बात का भी एक तरह से रिकॉर्ड बन जाता है, प्रूफ बन जाता है कि प्रॉपर प्लानिंग जो है वो की गई है, जिसको रिव्यू किया जा सकता है और अप्रूवल लिया जा सकता है प्रायर टू द परफॉर्मेंस, राइट। और ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर में यूज स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट। टेलर मतलब कस्टमाइज मतलब भाई एज पर द नीड ऑफ द क्लाइंट जो है वो उसको टेलर कर सकता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, ऑडिट प्रोग्राम्स के क्वेश्चन पे। आ जाओ मेरे साथ, आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। रोहित अंडरगोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ एन एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स। ओके, बढ़िया, शाबाश। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद ऑडिट प्रोग्राम pertaining टू सेल्स। ओके, उन्हें ऑडिट प्रोग्राम दिया गया रिलेटेड टू सेल्स। इट लिस्ट आउट वेरियस आइटम्स टू बी चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय हिम इंक्लूडिंग इनवॉइसेज, रेट लिस्ट, पोस्टिंग इन डेटर्स अकाउंट, कोरिलेशन विद इनवॉइसेज, कोरिलेशन ऑफ इनवॉइसेज विद ई वे बिल ऑन सैम्पलिंग बेसिस। Okay. During verification, he notices that many e-way bill has been cancelled by the company within 24 hours of their generation in the month of March. There is no specific instruction in the audit program in this regard. He keeps mum. Wow. चुप रहता है वो। इज एटीट्यूड ऑफ रोहित प्रॉपर। तो देखो यार, ये आप लोगों को मैं ऑडिट प्रोग्राम के भी अपने शॉर्ट नोट्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने आपको ऑडिट प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा पीडीएफ चार्ट बना के दे रखा है, राइट। उसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट देखिए, वी शुड एनकरेज द असिस्टेंट टू बी ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम, राइट। इंस्ट्रक्ट करो भैया, नोट एंड रिपोर्ट करो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर आया सीनियर्स को, पार्टनर्स को और प्रोवाइडर ऑफ द सीए फर्म को। आइए एक बार आंसर देखते हैं। Assistants to keep an open mind. The assistant engaged should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. Right? They should be instructed to note and report significant matter coming to their notice to seniors or to the partners or the proprietor of the firm. इन द गिवन केस रोहित ने देखा कि भाई ई-वे बिल कैंसिल हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर इन द मंथ ऑफ मार्च। भाई ये दाल में काला नजर आ रहा है, फेक सेल बुकिंग की खुशबू आ रही है यहाँ पे। एटीट्यूड ऑफ रोहित इज नॉट प्रॉपर। रीजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ मैनी ई-वे बिल इन द मंथ ऑफ मार्च नीड टू बी लुक्ड इनटू। मैटर शुड बी इन्फॉर्म्ड टू द एंगेजमेंट पार्टनर। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, रोड लेस ट्रेवल्ड है ये वाला भी, बट आई होप आप लोगों को पता था ये कहाँ से करना है। आपके नोट्स में मैं आपको बार बार कॉन्फिडेंस दिलाता हुआ चलता हूँ कि हमने भैया कवर कर रखा है, टेंशन ना लो, ये इस वाले पार्ट से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आ जाइए, चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं हम लोग और चीज़ों को ज़रा यहाँ पे मेरे साथ। सबसे पहले हमारे पास अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइए देख लेते हैं। पर्पटेड डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी ओवरकम, डू यू एग्री। येस, बिल्कुल जो है भाई, जो डिसएडवांटेजेस बताते हैं हम लोग ऑडिट प्रोग्राम की, उसको जो है ओवरकम किया जा सकता है। कैसे, तो जो भी डिसएडवांटेज है उसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। सुपरविजन ऑफ द वर्क कैरिड ऑन बाय द असिस्टेंट, यानी अगर हम सुपरविजन करें अच्छे से। रिसेप्टिव ऑडिट एटीट्यूड एज रिगार्ड्स द असिस्टेंट, हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए। एंड असिस्टेंट को हम लोग बोलेंगे भैया एनकरेज करें कि आप ऑब्जर्व करें मैटर्स को ऑब्जेक्टिवली, और कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर हो तो आप हमारे पास जो है उसे लेके आए। इस क्वेश्चन को मैं एक यूनिक कैटेगरी में डालूंगा भाई, ये आपको परेशान कर सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि ऑडिट प्रोग्राम की जो डिसएडवांटेज है उनको ओवरकम किया जा सकता है प्रॉपर सुपरविजन से एंड रिसेप्टिव एटीट्यूड से, और साथ साथ में वही थर्ड वाली लाइन कि भाई असिस्टेंट्स को एनकरेज करके कि आपको कोई भी मैटर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या करें, आप लोग जो है सारे मैटर्स को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है तो वो सिग्निफिकेंट मैटर्स को नोटिस में लेके आए। लीजिए, नाउ दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ICAI। क्या क्वेश्चन है, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल ऑडिट एंगेजमेंट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इज नॉट प्रैक्टिकेबल, एक्सप्लेन। तो आपको बड़े अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि भाई एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेसेस के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है। आप कैसे लिखेंगे, ऑल बिजनेस आर नॉट सेम, सब डिफर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचर, साइज, कैपिटल रेज्ड और ऑन अदर पैरामीटर्स, राइट। कुछ के पास फिर इंटरनल कंट्रोल का रेफरेंस दे दिया, कुछ के पास फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल है, कुछ के पास जो है वो इंटरनल कंट्रोल हो सकता है ही नहीं। फिर लॉ रेगुलेशन का एग्जांपल दे दिया, तो नेचर, साइज, कैपिटल, इंटरनल कंट्रोल, लॉ, रेगुलेशन, इन सब के बेसिस पे जो है बिजनेस डिफर कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द रीजंस फॉर वेरिएशन मेंशन अबव, ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऑडिट प्रोग्राम बनाएं सारे बिजनेस के लिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। हर ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या होनी चाहिए, डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क टू बी डन एज पर द नेचर, साइज एंड अदर पैरामीटर ऑफ द बिजनेस, जिससे आप लोगों का टाइम बचेगा और स्पेशल मैटर ऑफ सिचुएशन जो है वो ओवरलुक नहीं हो पाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स हैं अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो। ओके, चलिए
नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 एक बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है और आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और इसके बाद भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपके लेटेस्ट एग्जाम्स के अंदर में भी किसी के अंदर जो है वो आया हुआ है, राइट। और आपको यही बताना है कि भाई पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द ऑडिटर फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय क्या पॉइंट्स जो है आपको माइंड में रखने चाहिए। तो ये है वो कुछ पॉइंट्स, अगेन आप लोगों को मैं चेक करा देता हूँ। ये देखिए आपके लिए भी ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे बड़े अच्छे से कवर कर रखे हैं, ये लीजिए। सो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, ओके। कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। तो नंबर 1, आइए मैं आपको वापस ले चलता हूँ अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर। आपको स्कोप और लिमिटेशन को ध्यान में रखना है कि आपके स्कोप में क्या क्या चीज़ें कवर हैं, ऑडिट की लिमिटेशंस क्या हैं, एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं। रिटन ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, राइट। आप लोगों ने रिटन ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। दूसरी बात आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, एविडेंस जो है वो रीजनेबली अवेलेबल होना चाहिए और बेस्ट एविडेंस आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना है जिससे आपको नेसेसरी सेटिस्फैक्शन या फिर मेरी भाषा में बोलें तो नेसेसरी कंफर्ट जो है वो मिल जाए। यही चीज़ें मैंने अपने नोट्स में जो है वो शॉर्ट में लिखी हुई है, जैसे कि स्कोप एंड लिमिटेशन को ध्यान में रखें, मस्ट बी रिटन विद प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट, फिर एविडेंस ऐसा निकले जो नेसेसरी सेटिस्फैक्शन दे और रीजनेबली अवेलेबल हो। स्टेप्स एंड प्रोसीजर आपके रेलेवेंट होने चाहिए, यानी रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर लगाएं, इस पर कई बार चर्चा हुई है क्लास के दौरान, राइट। आपको ऑडिट ऑब्जेक्टिव एरिया वाइज जो एस्टैब्लिश करने, जैसे रेवेन्यू को लेकर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड सफिशिएंट डिटेल्स एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर असिस्टेंट शुड बी देयर फॉर द एग्जीक्यूशन। देन आपको कंसिडर करनी है पॉसिबिलिटीज फॉर एरर, और फाइनली यू नीड टू कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड ऑन द रिलेटेड आइटम, जैसे कि सेल्स और डेटर, ओके। तो 7 पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। स्कोप लिमिटेशन, दूसरा आ जाता है हमारे पास रिटन विद प्रोसीजर्स, देन एविडेंस, स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स मस्ट बी रेलिवेंट, ऑडिट ऑब्जेक्टिव एरिया वाइज, पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर एंड कोऑर्डिनेशन, लीजिए। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आगे कंप्लीट हो जाता है। देन पीरियोडिक रिव्यू पे चर्चा करते हैं भाई कि देखो यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटेन एंड एनहांस ओनली बाय कीपिंग द प्रोग्राम as also the client operation and internal control under periodic review so that inadequacy or redundancies of the program may be removed. In short, periodic review of the audit program वाले क्वेश्चन पे आपसे जो है बात की जा रही है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स में दिखाऊं तो देखिए हमने बोला था पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए, वाई, ताकि हम इफेक्टिवनेस देखते रहें। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये इफेक्टिव है नहीं, नए एस्पेक्ट कवर हो जाएं, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो चीज़ें रिमूव हो जाएं, और साथ साथ में ऑडिट प्रोग्राम अप टू डेट रहे। ऐसे ही याद कर लीजिए, वाई, नंबर 1, क्योंकि हम लोग जो है क्या करते रहे, हम लोग देखते रहे कि भाई हमारा ऑडिट प्रोग्राम इफेक्टिव है नहीं, इन द लाइट ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, नई चीज़ें कवर होनी चाहिए, पुरानी रिमूव हो जानी चाहिए, एंड ऑडिट प्रोग्राम जो है अपडेटेड रहना चाहिए। अब उसी को उल्टा करके अगर रिव्यू नहीं हुआ तो ऑडिट प्रोग्राम ऑब्सोलीट हो जाएगा, हमारा ऑडिट इनइफेक्टिव हो जाएगा, इसे नेग्लिजेंस माना जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर, जिससे ऑडिटर को लीगल और रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। चलो भाई, तो यही सारी बातें यहाँ पे हमने लिख दी हैं। एक बार इसको थोड़ा डिटेल में आपके लिए रीड कर देता हूँ। पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए ताकि हम लोग देखें कि भाई जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम है वो एडिक्वेट है या नहीं है फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट द ट्रांजैक्शन। अनलेस दिस इज डन, एनी चेंज इन बिजनेस पॉलिसी ऑफ द क्लाइंट मे नॉट बी एडिक्वेटली नोन, एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑडिट वर्क जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम हमारा ऑब्सोलीट बन जाएगा, ऑडिट वर्क हमारा बेकार हो जाएगा, और नेग्लिजेंस जो है वो माना जाएगा, और उसके लिए हमारे ऊपर जो है क्या रखा जा सकता है, हमारे ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। आई अंडरस्टैंड आपको वर्ड बाय वर्ड याद नहीं होगा, तभी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं, उसके बाद आप एक बार यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ भी हम लोग शॉर्ट नोट से कवर कर चुके हैं, थर्ड पैराग्राफ आपको रीड करा देता हूँ। एवरी असिस्टेंट शैल ऑलवेज कंप्लीट द स्पेसिफिक वर्क इन अकॉर्डेंस विद द वर्क इंस्ट्रक्शन, जब तक उनका प्रिंसिपल जो है फॉर्मली मॉडिफाई ना कर दे, मतलब जो उनका एंगेजमेंट पार्टनर है वो फॉर्मली मॉडिफाई ना कर दे ऑडिट प्रोग्राम को। कई लोगों को लगता है इसकी वजह से ऑडिट प्रोग्राम रिजिड हो जाता है, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप पीरियोडिक रिव्यू कर रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम का, राइट, ऑडिट प्रोग्राम को अप टू डेट रखने के लिए, और साथ साथ में आप ऑडिटर को, आप अपने असिस्टेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं कि देखिए आप ध्यान से जो है सारे फीचर्स को ऑब्जर्व कीजिए, क्लाइंट के जो भी अकाउंटिंग फंक्शन के फीचर्स हैं या अकाउंटिंग के जो भी फीचर्स हैं आप उनको ढंग से ऑब्जर्व कीजिए, तो आपका ऑडिट प्रोग्राम जो है वो कभी भी आपके लिए रिजिड नहीं बनेगा, बल्कि आप उसे अप टू डेट करते रहेंगे तो वो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदलता रहेगा। आई अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा थोड़ा सा आप लोगों को टफ क्वेश्चन लगा होगा क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। आई विल सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग मेरे शॉर्ट नोट्स को ध्यान में रखें और एक बार क्वेश्चन रीड कर ले, उसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आती है तो उसको आप लोग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं। लीजिए, आइए चलते हैं ज़रा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाते समय भी बोला था कि भाई ये ऑडिट एविडेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती से आ गया तो आप उसको ऑडिट एविडेंस के साथ कवर कर लीजिएगा जब आप पढ़ लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 28, मैसेज टीपी एंड कंपनी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑडिटर ऑफ KSR लिमिटेड फॉर मैनी ईयर्स। KSR हैज डाइवर्सिफाइड देयर बिजनेस इनटू न्यूअर एरियाज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। ओके, the senior member of the audit team handed over the standard audit program
of earlier year to the audit assistant and instructed them to follow the same. The assistant are conducting the audit accordingly, whether the attitude of the audit assistant is justified or they are required to keep an open mind. अरे भाई, they are required to keep an open mind भाई, they are required to keep an open mind. Okay, चलिए फिर भी हम इस आंसर को पढ़ेंगे. फिर से एक बार बता दूं क्या हुआ. एक फर्म है, ऑडिटर है वो KSR की, और KSR लिमिटेड ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है न्यू एरियाज़ के अंदर. साफ साफ हिंट है कि ऑडिट प्रोग्राम को अपडेट करना चाहिए. सीनियर मेंबर ने क्या किया है, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम जो है पुराने ईयर का वो दे दिया है ऑडिट असिस्टेंट को और इंस्ट्रक्ट किया है कि उसको फॉलो किया जाए. असिस्टेंट्स आर कंडक्टिंग द ऑडिट अकॉर्डिंगली. वेदर द एटीट्यूड ऑफ द ऑडिट असिस्टेंट इज जस्टिफाइड और आर दे रिक्वायर्ड टू कीप एन ओपन माइंड, गाइड देम. तो बहुत 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 आसान क्वेश्चन है, ऐसे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है. MTP 2 सितंबर 24 में भी ये 5 नंबर का जो है वो पूछा गया है. आइए देखते हैं. तो पहले तो इन द गिवन सिचुएशन सीधा हमने बताया भाई सीनियर मेंबर ने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम जो है वो हैंड ओवर कर दिया है ऑडिट असिस्टेंट को, इंस्ट्रक्ट कर दिया कि इसे फॉलो करें. असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड एज फॉलोज. भाई देखिए, सबसे पहली बात आपने ध्यान रखना है कि भाई आपको ऑडिट प्रोग्राम, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम तो आपने बना दिया, लेकिन वही बात बिजनेस नेचर, साइज और कॉम्पोजिशन पे वेरी कर सकते हैं. इंटरनल कंट्रोल पे डिपेंडेबिलिटी को लेके वेरी कर सकते हैं. गिवन द स्कोप ऑफ वर्क शुड फ्रेम अ ऑडिट प्रोग्राम विच शुड एम एट प्रोवाइडिंग फॉर मिनिमम एसेंशियल वर्क विच मे बी टर्म्ड एज अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम. आपको अगर मैं नोट्स दिखाऊं तो ये लीजिए, ये म्यू था ना, म्यू, ये लीजिए. फ्रेमिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, एम फॉर म्यू, राइट. Later on as audit progress include the situations which are left out, drop the unnecessary work. फिर वो हमें encourage करना है असिस्टेंट्स को कि भाई आपने जो है ओपन माइंड रखना है. चलिए वापस चलते और देखने की कोशिश करते हैं. तो वही बात आ गई कि भाई सबसे पहले तो आपने क्या करना है, टू स्टार्ट विद ऑडिटर हैविंग रिगार्ड टू नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंड डिपेंडेबिलिटी ऑन द इंटरनल कंट्रोल एंड गिवन स्कोप ऑफ वर्क शुड फ्रेम अ प्रोग्राम विच शुड एम एट प्रोवाइडिंग फॉर अ मिनिमम एसेंशियल वर्क विच मे बी टर्म्ड एज अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम. तो आप पहले म्यू कर लो, मिनिमम एसेंशियल वर्क के लिए एक ऑडिट प्रोग्राम बना लो. फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आप प्रोग्राम को ऑल्टर करें ऐसी सिचुएशंस का ध्यान रखने के लिए जो लेफ्ट आउट रह गई हैं, राइट, बट रेलिवेंट थी पर्टिकुलर कंसर्न के लिए. सिमिलरली अगर वर्क if any work originally provided for proves beyond doubt to unnecessary or irrelevant, it may be dropped. तो आपका जो relevant काम नहीं है उसको ड्रॉप कर सकते हो. तो इन शॉर्ट जो अननेसेसरी वर्क है भैया उसको ड्रॉप कर दो. अननेसेसरी वर्क, आपने कुछ एसेट्स की वैल्यूएशन को चेक करना था, बाद में आपको पता चला यार ये एसेट्स तो जो है इमटेरियल हैं बिल्कुल, राइट, तो आप उसको ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि उससे आपका एफिशिएंसी हर्ट होने वाली है. देन द असिस्टेंट एंगेज इन जॉब शुड एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड. वो मैंने आपको बता ही दिया था, ये हम लाइन पहले पढ़ चुके हैं. ही मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स. जो भी उसके नोटिस में है अपने सीनियर पार्टनर या प्रोप्राइटर को जल्दी से जल्दी वो बताए. एंड देयरफॉर attitude of assistant of TPN company is not justified. They should keep an open mind and go beyond the program to take care of the newer areas of the business of KSR Limited into which company has diversified. चलिए, CA Vikas Jain discussed with his audit team about advantage and disadvantage of audit program. He explained to his team work may become mechanical as disadvantage of the audit program. आपने audit program की disadvantage बतानी. clear question है. short notes आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. अगर आप देखें तो ये रही इसकी डिसएडवांटेज, मे बिकम मैकेनिकल, मे बी कैरिड आउट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव. दूसरा रिजिडिटी एंड लैक ऑफ अडॉप्टेबिलिटी. तीसरा शेल्टर फॉर इनएफिशिएंट असिस्टेंट. और चौथा मे किल इनिशिएटिव ऑफ द एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट. कहीं बस एक्चुअली में ये इसका उल्टा ही लिखा हुआ है, मतलब इसी से कनेक्टेड है. यहाँ पे जो लोग काम नहीं करते उनके मज़े आ जाएंगे और जो लोग काम करते हैं वो उनके लिए सजा हो जाएगी, राइट. तो मैकेनिकल वर्क, रिजिडिटी, शेल्टर फॉर इनएफिशिएंट असिस्टेंट एंड मे किल दी इनिशिएटिव ऑफ द एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट. यही सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है. आइए अब क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. बहुत सिंपल है. असिस्टेंट ऑफ CA के इज असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम रिलेटिंग टू परचेजेस को लेकर आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाने को बोला गया है. इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रॉड इंडस्ट्रीज, अ पार्टनरशिप फर्म. द सेट फर्म इज अ GST रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एंड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैकिंग बॉक्सेज from a special type of paper taxable under GST. Help him by drafting a sample audit program for purchases. अच्छा जी, आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है. देखिए ये फॉर्मेट याद रखिए, जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़े ना आपको, तो आप लोग क्या करेंगे, नेम ऑफ द कंसर्न, फाइनेंशियल ईयर, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, अप्रूव्ड बाय, ये बेसिक फॉर्मेट. उसके बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे, परचेजेस का ऑडिट करना है. तो आपको सीरियल नंबर, क्या प्रोसीजर लगा रहे हो, उसकी चेकिंग कितनी डिटेल में करोगे, एंड साथ में बेसिस ऑफ सैंपल क्या रहने वाला है आपका, आपने सैम्पलिंग कैसे करी है और किसने जो है ये काम किया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी चाहिए.
राइट। तो पहले तो ये समझ लो कि फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है भाई आईसीआई को खुश करने के लिए, क्योंकि आईसीआई का फॉर्मेट है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में सबसे पहले नेम ऑफ कंसर्न, फाइनेंशियल ईयर, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, अप्रूव्ड बाय, सीरियल नंबर, नेचर ऑफ प्रोसीजर, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, बेसिस ऑफ सैंपल एंड डन बाय। ओके, आप चाहते तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव और डाल सकते थे कॉलम बना के, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमारा नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या है, वी विल चेक फ्यू परचेजेस। अगर आप अटक जाओ कहीं पे तो आप सिंपली OCACC कर देना। OCACC क्या है, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ, ये 5 चीज़ें चेक करके आ जाना, राइट। तो सबसे पहले वेरीफाई फ्यू परचेज इनवॉइसेस ऑफ पेपर फ्रॉम परचेज रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न। चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ पेपर इनवॉइसेस जो होंगे बेसिकली जो इसमें पेपर परचेज किया है, हम उनको जो है वो क्या करने वाले हैं, वाउच करने वाले मतलब चेक करने वाले हैं। ओके, चेक करने वाले में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जितने भी इन्वॉइसेस हैं वो वैलिड हैं, ऑथोराइज्ड हैं, राइट, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो वाउचिंग हो जाएगी भाई इनके इन्वॉइसेस जो हैं वो सारे के सारे सही हैं। एक्सटेंट ऑफ चेक से मतलब क्या हो गया कि कितने इन्वॉइसेस आप लोगे, बेसिस ऑफ सैंपल, रैंडम सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, डन बाय किसने किया। फिर ट्रेस दिस इन्वॉइसेस इनटू अकाउंट्स बुक ऑफ द कंसर्न, हम देखेंगे भैया जितने भी इन्वॉइस हैं वो अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, कंप्लीटनेस चेक हो रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई इनवॉइस जो है वो करेक्टली रिकॉर्ड होने चाहिए हमारे अकाउंट बुक के अंदर। यहाँ पे कंप्लीटनेस भी हो सकती है, उनकी एक्यूरेसी भी आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो जाएगा, कंफर्म दी एक्यूरेसी एंड दी कंप्लीटनेस ऑफ दी अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ दी परचेजेस। फिर वही एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, कितने इनवॉइस चेक किए, सैम्पलिंग किस बेसिस पे की, एटसेट्रा। वेरीफाई फ्यू परचेज इनवॉइसेज ऑफ पेपर ऑन जीएसटी पोर्टल। अब इसका क्या मतलब है, देखिए क्योंकि ऊपर जीएसटी की बात की गई, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए जीएसटी की स्पेसिफिक बात की गई, जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। भाई जब परचेज करते हो तो आप लोग उस पर जीएसटी पे करते हो, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, परचेज इनवॉइसेस को आप लोग जीएसटी पोर्टल से भी एक बार जो है वो मैच कर लोगे कि भाई जो जीएसटी क्लेम है वो पोर्टल से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ से क्या चीज़ें मैच हो सकती हैं, आपकी जीएसटी की रेगुलेशन के कंप्लाइंस होकर नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, कोई फ्रॉडलेंट क्लेम तो नहीं कर रहा है क्लाइंट, एंड एक्यूरेसी ऑफ जीएसटी इनपुट भी आप जो है यहाँ से मैच कर पाएंगे। अच्छा जी, देन ट्रेस फ्यू परचेज इनवॉइसेज ऑफ पेपर इन स्टॉक रिकॉर्ड्स टू इंश्योर दैट दीज हैव बीन एडेड टू द स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल। तो हम देखेंगे भाई परचेज इनवॉइस हो गया, पेपर आया है, क्या ये स्टॉक रिकॉर्ड में भी प्रॉपर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने देखना है कि भैया परचेज मटेरियल एक्चुअली में रिकॉर्ड हो भी रहा है हमारे स्टॉक रिकॉर्ड में या नहीं, यहाँ वो डी पॉइंट्स हमारा जो है वो चेक हो जाएगा। ठीक है जी, इससे क्या कंफर्म होगा कि जो परचेज मटेरियल फिजिकली रिसीव हो गया और अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड है इन्वेंट्री में, हाँ या ना। और यहाँ पे फिर हम लोग साइन करवा देंगे जिसने भी ये काम किया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में ले गया, प्लीज़ इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा किसी भी हाल में। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। APR एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अपॉइंटेड बाय द ऑडिटर्स ऑफ टाइम लिमिटेड एंड बेक लिमिटेड, द वॉल्यूम ऑफ द नेचर, ये मुझे क्वेश्चन पड़ा हुआ इसलिए लग रहा था क्योंकि May 24 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जाम में आया हुआ है। द वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनीज आर इंटायरली डिफरेंट। ओके ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें दो चीज़ें इन्होंने मिक्स कर दी हैं। नंबर 1 पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, नंबर 2 क्या एक ही ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए प्रैक्टिकेबल है या नहीं है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्यों नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड वाले जोन में आ जाता है। आइए जी, एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, अगेन मैंने आप लोगों को यहाँ पे जैसे डिसएडवांटेज कराई है वैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एडवांटेज भी कराई है कि भाई आपको इंस्ट्रक्शन, टोटल पर्सपेक्टिव, असिस्टेंट का सिलेक्शन, ओवरलुकिंग का डेंजर खत्म हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन हो जाती है, प्रोग्रेस कंट्रोल की जा सकती है, और हम लोग गाइड और जो हमारे नेक्स्ट ईयर में ऑडिट होने उसके लिए गाइडेंस मिल सकती है, एंड साथ ही साथ में एविडेंस मिल जाता है इन केस ऑफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वी हैव एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल एंड केयर। तो ये हमारे पास जो है एडवांटेज आती है किसकी, ऑडिट प्रोग्राम की। फिर से इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाती है असिस्टेंट्स को, टोटल पर्सपेक्टिव यानी कि ओवरव्यू मिल जाता है, असिस्टेंट सिलेक्शन में काम हेल्प मिलती है, ओवरलुकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन आसान हो जाती है, राइट। फिर उसके बाद प्रोग्रेस को आप सुपरवाइज कर सकते हैं, अगले ऑडिट की गाइडेंस में काम आएगा, और भाई साहब कल को आपके ऊपर जब इल्ज़ाम लगेंगे तो उसमें एविडेंस भी बन जाएगा। रिवीजन वीडियो में सारे कोड्स वगैरह मैंने बता रखे होंगे कैसे याद करना है, वहाँ से देख के इसको याद भी प्रॉपरली कर लीजिएगा। कंजूसी बिल्कुल नहीं चाहिए अपने को, ओके, नो कंजूसी एट ऑल। चलिए, तो ये हमारा एडवांटेज वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। देखिए, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, टोटल पर्सपेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट, राइट। उसके बाद ओवरलुकिंग का रिस्क कम हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन हो जाती है, 3 तो आपको लास्ट वाले याद हो ही गए होंगे, प्रोग्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूचर ऑडिट के लिए गाइड बन जाती है, और एविडेंस बन जाता है। लीजिए, चैप्टर 2 के भी हमारे सारे के सारे क्वेश्चन रैपिड फायर तरीके से मैंने आपके साथ बैठ के कर दिए कवर। थैंक यू बोलो और लग जाओ काम पे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।